बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉकिट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म का। वज़ीर आज़म ने एक तकरीब से ख़िताब करते हुए आज एक मरतबा फिर करप्शन के हवाले से, सोसाइटी के हवाले से, रवैयों के हवाले से बात की है और इसके अलावा उन्होंने वो सेमिनार का भी हवाला दिया है, तो उस पर बात करेंगे। इसके साथ इस पर हम जिक्र करेंगे कि असद उमर और डॉक्टर फैसल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया है कि कोरोना का नया वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन के नाम से वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में है और उस हवाले से पाकिस्तान में भी उसके ख़तरात मौजूद हैं और आइंदा 2 से 3 हफ्ते इंतहाई अहम हैं। उसके लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन के हवाले से उन्होंने बात की है और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में गैस का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है। ना सिर्फ घरेलू सार्फिन बल्कि इंडस्ट्रियल सार्फिन भी शदीद परेशान हैं और इस वक्त सूरत हाल इतनी मखदूश है कि लोग सड़कों पर निकल आए हैं। इस पर भी बात करेंगे। जातरी साहब, सबसे पहले तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, अच्छा, खान साहब अपनी हर तकरीर में एक बात ज़रूर करते हैं और वो है करप्शन के ख़िलाफ़ बात। उन्होंने ये जिक्र किया इस तकरीब में भी कि करप्शन का नासूर जो है ज़ाहिर है वो बुरा है और उससे बड़ी बुराई ये है कि लोग करप्शन को बुरा नहीं समझते। जब तक करप्शन को बुरा समझा नहीं जाएगा तो उसको रोकने के इक़दाम कैसे हो सकते हैं? अच्छा देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, हमारा जो निज़ाम है, मुआशी निज़ाम, उसमें ख़ुद करप्शन के बहुत सारे रास्ते मौजूद हैं। उन रास्तों को बंद करने के लिए पिछले 3 साल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या इक़दाम किए हैं, उन रास्तों को ब्लॉक करने के लिए, हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए, ताकि करप्शन ना हो, कोई इक़दाम किए हैं। आज भी जितने भी मुआशी माहिरीन हैं, दूसरे जो समाज पर नज़र रखने वाले लोग हैं, उनसे पूछें कि क्या पहले जो करप्शन हो रही थी आज जो है वो करप्शन नहीं हो रही। कुछ केस मेरे ज़ाती इल्म में ऐसे आए हैं 1-2 इदारों के कि मैं आने वाले दिनों में हम उन पर डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कितनी करप्शन हो रही है और कितने बड़े बड़े सरकारी अफसरान जो हैं उस करप्शन में मुलव्वस हैं और कितनी करोड़ों में नहीं अरबों की वो करप्शन है और उनके डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास। सही है। ठीक है, तो ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये कहना है कि लोग बुरा नहीं समझते, लेकिन लोग, आम आदमी क्या कर सकता है? आपने 3 साल नवाज शरीफ को पकड़ा, नवाज शरीफ पे मुकदमे बनाए, आपने खुद ही उनको ज़मानत पे जाने दिया। जब अदालत ने आपसे ये पूछा कि अगर ये यहाँ इनकी ज़िंदगी की कोई ज़मानत देने के लिए तैयार है सेक्रेटरी दाखिला से, तो उन्होंने कोई बात नहीं की। तो वो उन्होंने कहा हुकूमत ने कि जी हम ज़िम्मेदार हैं, कुछ नहीं होगा, इनका इलाज इधर ही होगा। तो आपने खुद ही जाने दिया ना। जब आपने जाने दिया, ECL से उसका नाम निकाला गया, फिर बाद में आप कहते रहे जी वो चले गए, ये कर गए, वो कर गए। तो भाई, करप्शन को ख़त्म करने के लिए आपने कौन से ऐसे इकदाम किए हैं 3 सालों में जिन्हें आदमी देख के कहे कि जनाब अब करप्शन नहीं होगी? देखिए, इसके साथ ये भी बड़ी अहम बात है जातरीन साहब, जैसे ये वज़ीर आज़म ये बात कर रहे हैं कि करप्शन को रोकने के लिए हुकूमती इक़दाम, यानी वो गिरफ्तारियां करे, वो उसका मुकदमात बनाए, तेज़ तरीन सिस्टम जो है वो उस पर होना चाहिए। लेकिन ये करप्शन को बुरा समझने का जो मिजाज है, जिस मिजाज की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आपको और मुझे और मेरे ख्याल में सोसाइटी के हर फर्द को रोज़ाना की बुनियाद पर, हम ब्यूरोक्रेसी का जिक्र करें, छोटे बड़े ऑफिस की बात करें, सरकारी महकमाजात की बात करें या निजी सतह पर देखें, तो इसको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। मिठाई नाम दिया जाता है, गिफ्ट नाम दिया जाता है, इस नोयत के बड़े नाम देकर इसको बुरा नहीं समझा जाता। कमीशन नाम दिया जाता है। तो ये तो बहरहाल है ना, ये मिजाज से जब तक नहीं हटेगा इकदाम तो फिर बात का मरला है। कितनी हद तक चोरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होते हैं, उसके खिलाफ इकदाम किए जाते हैं, मगर चोरी नहीं रुकती। नहीं, देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं, ऐसा नहीं होता। इस्लाम में चोरी की सज़ा तो हाथ काट देना, आप किसी की चोरी की है, लेकिन हाथ काटने से पहले उस आदमी के लिए, उस सोसाइटी के लिए, उस समाज के लिए आप वो एनवायरनमेंट तो पैदा करें ना कि किसी को चोरी करने की ज़रूरत ही ना पड़े। मैं ये जो बात कह रहा हूँ कि क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये देखा कि एक ही ऑफिस के लोग होते हैं, एक ही वजारत के लोग होते हैं और जो सेक्रेटरी साहब हैं उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं, जो उनके नीचे बाकी लोग हैं एडिशनल सेक्रेटरी या दूसरे SO वगैरह, उनके बच्चे इस्लामाबाद के आला स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं और वहीं के जो ड्राइवर हैं उनके बच्चे बेचारे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं। कईयों को दाखिला मिल रहा होता है, कईयों को नहीं मिल रहा होता, कोई दाखिले के लिए परेशान होते हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये जो तबकाती सिस्टम है इसको ख़त्म किया? क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये अनाउंस किया 3 साल के दौरान में कि जनाब 10 मरले से बड़ा किसी का घर नहीं होगा? ठीक है, जिनके घर हैं
वो फौरी तौर पर वापस करें या उनको तकसीम करें या उनको कुछ हल करें उनका। 10 मरले से बड़ा किसी का घर नहीं होगा, 10 मरले घर रखा जाएगा। क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस बारे में कोई पॉलिसी बनाई है कि ये जो बड़े बड़े महल बने हुए हैं, फार्म हाउसेस बने हैं, इनको शार्ट किया जाए? क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस बारे में कोई पॉलिसी बनाई है, कोई कानून साजी की है कि ये जो लोगों के अरबों रुपये पड़े हुए हैं उनके बैंकों में, बैरून मुल्क पड़े हुए हैं, उनके लाने के लिए कुछ किया जाए और एक कट लगा दिया जाए कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा कोई बंदा नहीं रख सकता अपने पास? ये लोगों के पास जो बड़ा किलो के हिसाब से सोना पड़ा हुआ है, बहुत सारे सियासतदान हैं जो बेचारे, जिन पर हम बहुत तनकीद करते हैं, वो तो हर साल जो है अपने बकायदे असासे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराते हैं, वो पब्लिक भी होते हैं। कुछ डिपार्टमेंट हमारे ऐसे हैं जहाँ लोग अपने असासे जमा ही नहीं कराते, अगर जमा कराते हैं तो उनके पब्लिक ही नहीं होते, तो वो पता नहीं वहाँ उनके पास कितनी दौलत पड़ी हुई है। ये जितनी दौलत इन लोगों के पास है, अब आप एक तरफ तो इतनी दौलत हो गई और दूसरी तरफ आप दूसरे लोगों को कहें जो उनको देख रहे हैं कि वो उस तरफ ना भागें और करप्शन ना करें, तो क्या करें? करप्शन ख़त्म करने के लिए बुनियादी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान और ख़ास करके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जो है एक कानून साजी करनी चाहिए थी, जिससे कोई करप्शन के मामलात ख़त्म होते, करप्शन कम होती। कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इक़दामात नहीं किए गए। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मुख्तलिफ सरकारी इदारों में पहले से ज़्यादा करप्शन बढ़ गई है। बिल्कुल ऐसा है, वो उसकी वजह महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो करप्शन में इजाफा होगा ना। पहले तो उन वजूहात का खात्मा किया जाए जो करप्शन की वजूहात बनती हैं, और वो हुकूमत के हाथ में होता है, जाहिर है फिर एनवायरनमेंट उस बुनियाद पर बनेगा। और मिजाज भी इसी तरह बनते हैं, मेरे ख्याल में एक रोज़ में मिजाज तब्दील नहीं होते। और ये तकरीर करके रोज़ाना वर्बली जिस तरह वज़ीर आज़म बात करते हैं, अगर इससे ज़्यादा इक़दामात किए गए होते तो शायद सूरत हाल ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। लेकिन इसके साथ साथ खैर वो उन्होंने बहुत सी बातें की हैं करप्शन के हवाले से। उस सेमिनार का भी उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जनाब उसमें एक मफरूर मुलजिम था और वो तकरीर कर रहा था, वो आसमा जहांगीर सेमिनार का एक जिक्र किया आज की तकरीर में, फिर वज़ीर आज़म लेवल पर ये ज़ाहिर है बात हुई है। तो इस हवाले से जो तनकीद की जा रही है, तो फिर एक ही दफ़ा मेरे ख्याल में ऐसे सेमिनार्स पर उस पर आप पाबंदी लगवा दें कि जिसमें कि मफरूर मुलजिम नहीं है, क्योंकि उसकी वो कह रहे हैं कि जनाब हम फंडिंग का भी देख रहे हैं। एक जानिब फंडिंग पे बड़ी तेज़ी से इकदाम किए जा रहे हैं, एक जानिब कायमा कमेटी जो है वो स्पेशल कमेटी उस पर बनाई गई है जो मरियम नवाज़ की वीडियो टेप्स के हवाले से इकदाम कर रही है। ये कमेटी भी देख लें और ये फंडिंग भी देख लें। जिस दिन ये सेमिनार हुआ है उस दिन के बाद हुकूमत ने हाथ पाँव फूले हुए इनके, और ये यही वजाहतें और यही तरदीदें कर रहे हैं। आप ये बताएं कि जितनी तेज़ी से ये मरियम नवाज़ साहबा की ऑडियो और इस पर जवाब दे रहे हैं, क्या इतनी मरतबा इन्होंने गुर्बत के बारे में दी है, इन्होंने बेरोज़गारी के बारे में कोई पॉलिसी दी है, उस पर कोई काम हुआ है? कोई ये जो लोग परेशान हैं उनके लिए कोई हवाले से कोई रिलीफ के लिए हुआ है? ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, ये बाकी जो कीमतें बढ़ रही हैं, डॉलर जो ऊपर जा रहा है, इसके हवाले से कभी बात हुई है? वो जो सेमिनार में बात हुई है, उस सेमिनार की ये रवायत रही है कि हमेशा वो तमाम जो मुख्तलिफ जमातों के, सियासी जमातों के जो लीडर्स हैं, उनको मुख्तलिफ तबकात से अखबार नवीस और बहुत सारे लोगों को वो बुलाते हैं। वहाँ एक फोरम है, वहाँ बैठ के बात होती है। मियाँ नवाज शरीफ को जो सज़ा हुई है वो सज़ा हुई है एहतसाब अदालत से, और ऐसी एहतसाब अदालत से जिसके वो जज की एक वीडियो भी आ गई थी, फिर दूसरे जज के भी आ गए, जो सुप्रीम कोर्ट जो इंसाफ की सबसे बड़ी अदालत का चीफ जज था, उसकी भी आ गई है। वो वैसी सूरत हाल को मुतनाज़ा सी हो गई है। और जब ये इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या वो वीडियोस ठीक हैं नहीं हैं, और फिर नवाज़ शरीफ की अभी तो अपील चल रही है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, अभी तो उसकी अपील चल रही है, कोई फाइनल सज़ा उसको नहीं हुई। बात करने पे तो आप पाबंदी नहीं लगा सकते ना किसी के, कि आप किसी पे बात करने पे पाबंदी लगाएं। बात ये है कि आप अदालतों से फ़ैसले जो हैं वो फ़ैसले लें उनके ख़िलाफ़ कि जी ये आदमी चोर है। नैब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए कि उनके खिलाफ सबूत जमा करे और कहा जी ये बंदा है, इसने ये करप्शन की नहीं, गुफ्तगू में एक सियासी अंदाज अपनाया जाता है, इक़दामात में ज़ाहिर है आपकी मजबूरी है, आप कानूनी अंदाज अपनाते हैं। ये तज़ाद जो है वो नज़र आ रहा है। अब इस केस में अगर आप देखते हैं सजाद तरीन साहब, तो वज़ीर आज़म कह रहे हैं, बात कर रहे हैं मफरूर मुलजिम था वहाँ पे, फवाद चौधरी साहब बात कर रहे हैं मफरूर मुलजिम का मुझे पता था कि उस पर आ रहा है तो मैंने जाने से इनकार कर दिया ऐसे सेमिनार में। तो बात हो रही है मफरूर मुलजिम की, मियाँ नवाज शरीफ की, कि उन्होंने क्यों खिताब किया। और इक़दामात जब हम देखते हैं आपकी कमेटी जो है वो फंडिंग पे कर रही है, भाई फिर आप ये ले आए ना कि मफरूर मुलजिम क्यों आया उसमें, और उस पर पाबंदी लगाई जाए या जुर्माना किया जाए। इक़दाम कुछ और है, बात कुछ और है। ये जो फंडिंग की बातें और ये सारी बातें और जितनी तवज्जो ये मियाँ नवाज शरीफ पर दे रहे हैं,
क्या इतनी तवज्जो इन्होंने उस बात पे दी जी। फवाद चौधरी ने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा जी इंडियन फंडेड वो तंजीम है एक जिसने वो धरना शरना दिया हुआ था, तो अगले दिन फिर क्या हुआ? फिर उस पर तो कोई बात नहीं, फिर कौन इनकी बात पे यकीन करेगा? आप खुद कहते हैं कि इंडियन फंडेड है और अब देखें वो जो पुलिस वाले थे जो शहीद हुए बेचारे, वो पुलिस वालों के वर्षा को आप क्या जवाब देंगे? किसके खिलाफ आप मुकदमा दर्ज करेंगे? पुलिस का मोराल कैसे आप अप करेंगे? जो चीज़ें तवज्जो करने की हैं, जो चीज़ें कुछ करने की हैं, जो चीज़ों पर कुछ होना चाहिए वो नहीं हो रहा। जब वो नहीं होता, अब सिर्फ एक नवाज शरीफ है जी, वो मफरूर है जी, वो फलान जी, वो आप उसको लाएं ना, आपके पास सारे सोर्स हैं, आपने भेजा है, आप उसको लेके आएँ। ये तो कोई बात ये नहीं है अवाम कि को जी क्या आप बता रहे हैं? ठीक है, अवाम बेचारी निहत्ती, वो तो अवाम क्या महंगाई कर का सकती है? मुतालबा कर रही है, अवाम लोग एहतजाज हो महंगाई, रहे हैं। गुर्बत, ठीक है, बेरोजगारी महंगाई से से बचने की बात परेशान है। बिल्कुल ठीक है। इसी हवाले से मजीद भी गुफ्तगू करेंगे और एक और जो लहर कोरोना के हवाले से आ रही है, ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा होने जा रही है, इस पर भी जिक्र करेंगे। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जिक्र करेंगे पाकिस्तान में कोरोना का एक ख़तरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के नाम से जो है उसके ख़तरात मौजूद हैं। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में बिलखुसूस यूएई में जो है उसके केसेस सामने आ गए और ये इंतहाई ख़तरनाक है। उस पर आज गुफ्तगू की गई है। वफाकी वज़ीर असद उमर और डॉक्टर फैसल ने बात की है, उसका जिक्र करते हैं। शाहतरीन साहब, ये जो नया वेरिएंट है कोरोना का, ये ज़ाहिर है आप वैक्सीन तो करवा चुके हैं, मगर उसके बावजूद भी ज़ाहिर है जब कोरोना वायरस का जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है अपनी शक्ल चेंज करता है या उससे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार करता है, तो उसकी अफादियत भी कम हो जाती है, वैक्सीनेशन की भी। तो अब ये इन ख़तरात से आगाह किया है आज असद उमर साहब ने, डॉक्टर फैसल ने, कि पाकिस्तान में आइंदा 2 से 3 हफ्ते जो हैं वो इंतहाई अहम है इस मामले को लेकर, और जो केसेस इसमें आ रहे हैं उसके असरात भी बहुत ख़तरनाक हैं। अच्छा नकी साहब, 3 साल से जो है ना तकरीबन ये कोरोना आया है दुनिया में, और 3 साल से दुनिया को इसने हिला के रख दी है। मुआशी सूरत हाल तबाह कर दी है, मुआशी सरगर्मियाँ ख़त्म हो गई हैं, कोई और सरगर्मियाँ ख़त्म हो गई हैं, दुनिया के बड़े बड़े कारोबारी सेंटर बंद हो गए हैं और बड़ी बड़ी कंपनियाँ बंद हो गई हैं। पाकिस्तान में भी उसके असरात पड़े हैं। 3 साल से हम ये देख रहे हैं कि कोरोना आया तो कहा गया वैक्सीन लगवाएं। जब वैक्सीन लगवाई गई, बहुत बड़ी तादाद में दुनिया में अरबों लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो जान की बाजी भी हारे हैं। बहुत सारे लोग जो है वो अमवात हुई हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी हुई हैं। अच्छा, अब इसकी नई शक्ल अब आ गई है और ये कहा जा रहा है कि ये जो शक्ल है, ये पहली जो 2-3 आई हैं शक्लें उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वो है नुकसानदेह है और उससे ज़्यादा संगीन है। इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जो इससे पहले जो कोरोना था वो जितना बंदे पे आके असरअंदाज होता था, उससे ये कहीं ज़्यादा स्पीड से होता है और बहुत ज़्यादा मतलब स्पीड से होता है। उसी तरह वही बताया गया है, जो शुगर के पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट हैं, जो एलर्जी पेशेंट्स हैं, जो मुख्तलिफ पेशेंट्स हैं, ये इस पर मैं एक ब्रीफिंग लेके आया पूरी कि ये है क्या असल में। तो उन्होंने बताया कि ये मुख्तलिफ जो पेशेंट्स हैं वो मतलब टारगेट ज़्यादा ईजी है उसके लिए। अब हुकूमत क्या करे? हुकूमत ने देखें, बार बार हुकूमत ने कहा कि आप वैक्सीन लगवाएं। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने पाकिस्तान में वैक्सीन लगवाई है। अब ये कहा जा रहा है कि मज़ीद जो रह गए हैं वो भी लगवाएं, और फिर जिन लोगों ने एक डोज लगवाई है उनको कहा जा रहा है कि दूसरी डोज भी लगवाएं। बूस्टर डोज जो है, फिर डोज की बात की जा रही है जी। पहले कुछ लोगों ने तो एक डोज लगवाई है ना, वो कहा फिर दूसरी डोज भी लगवाएं। फिर अब कुछ दिनों के बाद वो जो 20-22 दिन के बाद लगती है, वो जिन लोगों ने दूसरी डोज नहीं लगवाई वो लगवाएं। फिर उसके बाद बूस्टर का कहा जा रहा है कि वो लगवाई जाए। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत जो है वो बहुत बड़े इक़दाम कर रही है, और इस कोरोना की वजह से पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क जिसकी मुआशी हालत पहले अच्छी नहीं है, बहुत नुकसान हुआ है। हमारी एक तो हुकूमती पॉलिसियों पर हम रोज़ ही बात करते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से भी बहुत हमारे मुआशी मसाइल पैदा हुए हैं। गुर्बत आई है, बेरोज़गारी हुई है, बहुत सारे इदारे जो हैं उन्होंने लोगों को निकाल दिया, बहुत सारे इदारे जो हैं वो बंद हो गए हैं। बिल्कुल सही। ये कोरोना की वजह से दुनिया भर में ऐसे हुआ है। अब उसके बाद ये 3 साल हमने इसी तरह गुजारे, स्कूल बंद हो गए और इदारे बंद हो गए, बाज़ इदारों में हाज़िरी आती रहीं, लोग बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं। मुअत्तल हो गए। तो अब 3 साल के बाद ये अब अगला आ गया है। तो ये अब लगता है ऐसे है कि दुनिया को कोरोना की मुख्तलिफ शक्लें जो हैं वो उसके साथ रह कर गुजारा करना पड़ेगा।
क्योंकि ये जो आने वाले दिनों में कुछ और आ जाएगी, फिर पता चलेगा। अभी इसके बारे में ये कहा जा रहा है ये बहुत उन ज़्यादों से ज़्यादा ख़तरनाक है। जी बिल्कुल। जो पहले कोरोना आता रहा है उससे ये ज़्यादा ख़तरनाक है। और देखें दुनिया भर में इंसान फैले हुए हैं, ये नहीं आप सफरी पाबंदियाँ पहले भी लगी हैं ना, तो क्या पहले यूरोप में नहीं आया, इटली में नहीं आया, पहले बरतानिया में नहीं आया, अमेरिका में नहीं आया, सबसे बुरी हालत इनकी हुई है। बिल्कुल सही। तो आप भी ये बेशक सफरी पाबंदियाँ लगा लें, लेकिन कहीं ना कहीं से आप सुनते हैं जी वहाँ भी आ गया, वहाँ भी आ गया, वहाँ भी आ गया। इसका मैं समझता हूँ कि दुनिया को बैठकर कोई हल निकालना चाहिए। अब देखें ये सारे हमने बड़े बड़े जो जहाज़ बनाए थे, फाइटर प्लेन बनाए थे, एटम बम बनाए थे, हमने भी बनाए एटम बम। असले की दौड़ में हम लगे रहे, बड़ी बड़ी फ़ौजें बनाएं जी, जंगें लड़नी हैं, ये करनी है। आज मुझे बताएं वो सारे हथियार, वो सारे बम, वो सारा असला किस काम का है? ये एक ऐसा मतलब जरासीम आ गया है जिसकी वजह से पता ही नहीं चलता और लोग जो हैं वो मरते जा रहे शरह हैं। अमवात जो है उसकी बढ़ जाती बढ़ है। गई और है। ये इसका ओरिजिन जो है वो ये कहा जा रहा है साउथ अफ्रीका है। अब आप अफ्रीकन ममालिक की देखें, वहाँ पे हमने उसको डिप्रेस रखा। ये इसलिए कि दौड़ में तरक्की याफ्ता ममालिक आगे चले गए और जो महरूम एरियाज थे वहाँ पे हमने किसी हद तक यूनाइटेड नेशन के साथ इमदाद तो की, मगर हमने उनको अपने पाँव पे खड़ा नहीं किया, उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखा, उनके ख़जाने हम लूटते रहे। तो अगर ये वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, दीगर ममालिक से ओरिजिनेट हो रहा है, कुछ ये कहा जा रहा है कि गरीब ममालिक से भी ज़ाहिर हो सकता है बीमारी की कोई शक्ल वहाँ से पैदा होती है तो वो दुनिया में फैलती है। तो जिनके पास कुछ नहीं था, फिर वहाँ से जब ऐसी नौयत की बीमारी पैदा होती है तो फिर आपकी मुआशी सरगर्मियाँ भी रुक जाती हैं, फिर वो असला वहीं का वहीं जैसे आप कह रहे हैं रह जाएगा। तो मेरे ख्याल में मेडिकल साइंस में ज़रा अब ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत थी, ज़्यादा फंडिंग करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि हम इंसानों को मारने के हवाले से तो ज़्यादा सोचते हैं, असले की दौड़ की आप बात करें, बचाने के हवाले से हम काम करें। मैं आपको अर्ज़ करूं कि किसी दिन आप इस पे प्रोग्राम रखें। आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये जो अफ्रीकी ममालिक हैं, साम्राज्य इनके वसाइल कैसे लूट रहा है। इनके वहाँ का एक जो तबका है वो बहुत अमीर है, बहुत ज़्यादा अमीर है, और एक तबका वो है कि जिसके बेचारे की हड्डियाँ निकली हुई, उसके पास इतनी ग़िज़ाई सहूलियात नहीं है कि वो अपने जिस्म को बेहतर कर सकें। उनके उनको उनको जो मौजूदा इंसान को जो कैलोरीज ज़रूरत होते हैं वो वहाँ प्रोवाइड नहीं हो सकते। तो ये आप किस दिन इस पर भी रखें प्रोग्राम, ताकि हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए अपने नाज़रीन को बताएं कि जो अफ्रीकी ममालिक हैं, साम्राज्य, उनके वसाइल किस तरह लूट रहा है। अब ये जो आया है ये आप कैसे रोक सकते हैं? पहले भी हमने कोशिश की, हमारी पॉलिसी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो पॉलिसी बनाई कोरोना पे, उसको दुनिया ने उसकी तारीफ़ की। जो सिलेक्टेड हमने वो किए स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी किए, वो पॉलिसी बहुत अच्छी थी। लेकिन अब ये रोज़ रोज़ नहीं हो सकता, ये रोज़ रोज़ नहीं हो सकता। क्या किया जाए? एयरपोर्ट पर हुकूमत इकदाम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का मसला ये है, आपने देखा होगा कि वो एक ख़बर आई थी कि जो नवाज़ शरीफ की भी किसी ने जैली एंट्री कर दी। और ये मसला ये है, पाकिस्तान में जो ताल्लुकात की बुनियाद पे काम होते हैं ना, वो बहुत बार दफ़ा नुकसान देते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो वैक्सीन लगवाते नहीं, लेकिन वो एंट्री करा लेते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग जो एयरपोर्ट से आते हैं वो अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर जो हुकूमत की तरफ से जारी करता SOPs होते हैं उन पर अमल दरामद नहीं करते। वो निकल आते हैं वहाँ से, फिर बाद में वो सारे शहर को, सारे मोहल्ले को और पूरे इलाके को और पूरे मुल्क को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल सही। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को इस हवाले से बहुत सख्त इक़दाम लेने चाहिए, क्योंकि अभी अब थोड़ा से हमारी जो है माशी सरगर्मियाँ शुरू हुई, बहाल हुई, बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया, तालीमी इदारे खुले, कारखाने खुले, थोड़ा सा हमने सांस लिया था ताकि हमारा मुल्क जो है वो अपनी रूटीन की तरफ चला जाए। कोरोना से हम निकले, जैसे ही 2 माह में हुए उसके बाद ये फिर इतलात आ गई हैं कि जी आ बार है, और इससे अब हर आदमी खौफज़दा है यकीनी और तौर पर। हमारे यहाँ यकीन माने, हमारे यहाँ न लोग मास्क लगाते हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, 8-8 10-10 वहाँ कस्टमर खड़े होते हैं, रश बहुत है, कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं, ये बड़े मसाइल पैदा होते हैं। बिल्कुल ठीक है, हर जगह देखें सुपरमार्केट्स अवेलेबल नहीं है, छोटे इलाकों में ज़ाहिर है फिर सूरत हाल यही है कि अगर छोटे इलाके में एक छोटी सी दुकान है सजाद तरीन साहब किसी गांव में, तो सब ने उधर ही आना है और सबको ज़ाहिर है जैसे वक्त मिलता है वो जाते हैं। तो हमें ये तमाम तर चीज़ें मेरे ख्याल में हमारी हुकूमत को भी देखनी चाहिए। और फिर जो पहले कोरोना की लहर आई थी उसमें जो फंडिंग हुई थी उसकी बेज़ाब्तगियों का जिक्र कर रही थी, आज सेनेटर शेरी रहमान भी बात कर रही थी कि कुछ अरब का फिगर मेरे ख्याल में उन्होंने दिया है, उसमें वो ये बात कर रहे हैं कि उसमें जो माली बेज़ाब्तगी हुई है, उस इंकशाफ हुआ है, उसकी रिपोर्ट वो कह रहे हैं सामने आई है, उसको छुपाया गया था, तो उस पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि आइंदा जो ये सूरत हाल पैदा हो रही है फिर इस पर यह असरअंदाज ना हो।
देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, हुआ ये है कि ये पहली हुकूमत है जो मॉडल तो रियासत मदीना का कहते थे हम चलाएंगे, इन्होंने ऑडिट रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आने दी। हालांकि हर हुकूमत की ऑडिट रिपोर्टें जो हैं वो मंजर आम पर आती रही हैं, और जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जनाब अपोजिशन में थे और ये ऑडिट रिपोर्ट्स आती थीं तो वो ये कहते थे करप्शन है। अब ये क्या, आज भी वो कह रहे थे करप्शन के खिलाफ हम आज ये अब ये क्या कहा जाए कि ये जो ऑडिट रिपोर्ट हुई है ये मिसमैनेजमेंट है, ये कहा जाए, क्या कहा जाए? आप बताएं। अगर हम कोई जुमला कहेंगे तो फिर ये हो जाते हैं कि जी आप ये कहते हैं और आप ये, क्या कहा जाए इसको? ठीक क्या उनकी करप्शन थी जो ऑडिट रिपोर्ट में पिछली आई थी, वो करप्शन थी, और अब ये कहा जाए कि ये मिसमैनेजमेंट ये है। 40 अरब रुपए की मेरे ख्याल में ये फिगर जो है वो बताया जा रहा है, तो इसमें 40 अरब रुपए की, इसको करप्शन का नाम ना दे तो क्या नाम दे, ये सवाल है। जी हाँ, क्योंकि अगर आप करप्शन नहीं कर रहे तो ये ऑडिट रिपोर्ट छुपाई गई थी, क्यों छुपाई गई क्यों थी? छुपाई गई थी, ये आप सवाल है। निकाल के अब लोगों के सामने रखते कि जनाब ये वाली ये चीज़ है, ये ऑडिट रिपोर्ट आपके सामने पड़ी हुई है, बिल्कुल सही जो है। भी है। तो ये मैं आपको अर्ज करूं कि सारा कुछ तो वही तरह हो रहा है जो वो गवर्नमेंट कर रही थी, तब्दीली तो कुछ नहीं। तब्दीली तो कुछ नहीं आई, और इसके साथ साथ जो महंगाई में भी इजाफा हुआ और गैस बहरान जो है वो शिद्दत अख्तियार कर गया, उस पर ज़रा जिक्र करते हैं नाजरीन। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे कि पाकिस्तान में गैस का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। सजातरीन सब, गैस की हालत ये है कि लोग सड़कों पर निकल आए हैं, बच्चे बिलख रहे हैं, लोगों के सुबह ना नाश्ता बनता है ना खाना बनता है, और लोग डिमांड कर रहे हैं कि जनाब हमारे मसाइल हल करें, बजाय इसके कि गैस की कीमत भी बढ़ती जा रही है, घरेलू सिलेंडर की कीमत बढ़ती जा रही है, और वज़ीर आज़म करप्शन पर सिर्फ तबलीग करते हुए दिखाई देते हैं। असल में ये गैस के जो है ना, कुछ ये जो गैस की इस वक्त सूरत हाल है, बुरानी कैफियत है, इसमें हुकूमत की नाहली शामिल है। बर वक्त फैसले नहीं किए गए, LNG नहीं मंगवाए गए। दुनिया में जब सस्ते टेंडर हो रहे थे उस वक्त ये पता नहीं करप्शन के पीछे लगे हुए थे, ये क्या कर रहे थे। और जब दुनिया में प्रेशर बढ़ा तो हमें किसी सप्लाई के लिए बंदा ही कोई नहीं मिला, इसका तो एतराफ़ कर चुके हैं ना, मुशीर खजाना ने कहा, मुशीर खजाना कर चुके हैं। कि और हमाद अजहर साहब मीडिया पे इसका जवाब नहीं दे सके कि दिसंबर में गैस का बहरान आ रहा है इस मुल्क में, उसका क्या किया जाए। पिछले दिनों मैं कमेटी में था तो कमेटी में सेक्रेटरी ने कहा कि जी हम तो बहुत ज़्यादा अरसा ही हैं, ये जो गैस पाइपलाइन के ज़रिए गैस की सप्लाई हो रही है ये हम दे सकते। ये सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने ये बात कही। तो इसका मतलब ये आने वाले और दिनों में, आने वाले और महीनों में गैस का बहरान जो है ये बढ़ता रहेगा, बढ़ता जाएगा और कीमतों में इजाफा होता चला जाएगा। इसी हवाले से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर साहब। बहुत शुक्रिया हनीफ कमर साहब वक्त देने का। बताइएगा गैस के बहरान के हवाले से क्या सूरत हाल है लाहौर शहर में? जिस तरह सजाद तरीन साहब फरमा रहे हैं कि वाकई हमारे जो हमाद साहब हैं, इन्होंने भी एडवांस ही बता दिया था कि इस दफा गैस का बहरान आएगा, और खुद प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बात के बारे में वार्निंग दी है कि गैस का बहरान आएगा। तो अभी वो जो मेजर बहरान जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा है वो तो आने वाले दिनों में, और ये चंद दिन बाद दिसंबर शुरू हो रहा है तो दिसंबर में फेस करना पड़ेगा। इस वक्त भी जो लाहौर में सूरत हाल है, मुख्तलिफ इलाकों में जो घरेलू इस्तेमाल के लिए जो गैस आ रही है हमारे यहाँ, उसका प्रेशर बड़ा कम है। कई जगह पे लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन फिलहाल तो काबिल बर्दाश्त है। लेकिन इसके बावजूद लकड़ी की कीमतें बढ़ गई हैं और लोग ज़हनी तौर पर भी अब इस बात के लिए तैयार होते जा रहे हैं कि दिसंबर में बड़ा क्राइसिस फेस करना पड़ेगा। दिसंबर में इससे भी बड़े क्राइसिस के लिए लोग तैयार हैं। बहुत शुक्रिया हनीफ कमर साहब, आपने अपना वक्त दिया और हमें आगाह किया है। ये लोगों का अब जाहिर है, इसके अलावा क्या है, मेरे ख्याल में फिर से वही लकड़ियों वाला सिलसिला जो है वो बढ़ गया। उसमें भी ये खबरें आ रही थी कि फिर वो जो लकड़ियों के टाल्स हैं वहाँ पे भी लकड़ी की कीमत में भी इजाफा हो गया, कोयले की कीमत में भी इजाफा हो गया। देखें, हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर साहब ये बता रहे थे ना कि पंजाब का बड़ा सूबा है और पंजाब में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बहुत वोट मिली, पंजाब में इनकी हुकूमत है। बिल्कुल सही। इन्होंने क्या किया है? कोई पॉलिसी नहीं बनाई। इन्होंने ये नहीं देखा कि हम क्या करेंगे लोगों को कम अज़ कम। यार ये इनकी इस हुकूमत ने नकी सब क्या पॉलिसियाँ बनाई हैं। दुनिया में पेट्रोल सस्ता हुआ है, हमारे यहाँ पेट्रोल नायाब हो गया है। ठीक है, अब सर्दियों में ये तो हर हुकूमत को पता होता है। वो जो पिछली चोरों डाकुओं की हुकूमत थी जिसको प्राइम मिनिस्टर चोर डाकू कहते हैं, उनको भी पता था इस तरह का बहरान वो नहीं पैदा होने देते थे। उनके दौर में ये यानी बता तो दिया था लेकिन इक़दाम नहीं किया।
ये बर वक्त फैसले नहीं किए, फैसले नहीं किए। अच्छा, किसी पे तो जिम्मेदारी ये डाली जाए ना। चलें इस पे थोड़ा सा सिंध की सूरत हाल, कराची की सूरत हाल जानते हैं। ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी अब्दुल कदीर राना साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बताइएगा क्या सूरत हाल है गैस बहरान के हवाले से कराची में? देखिए जी, बहरान का अब तो, पहले तो हम बोलते थे मीडिया के ऊपर, लेकिन अब तो हुकूमत ने खुद बहरान का ऐलान कर दिया है। कराची में जो इंडस्ट्रीज है उसके जो कैप्टिव पावर हैं, जो गैर बरामदी सनतें हैं, उनके लिए तो पहले 3 दिन पहले बंद कर दिया था, और आज नया जो है ना अनाउंसमेंट कर दिया कि सीएनजी सेक्टर को 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक जो है बंद रखा जाएगा, उनको गैस फराहम नहीं की जाएगी। तो 2.5 महीने के लिए ये, और कैप्टिव पावर भी इसी तरह जिस तरह से उनका मुआहदा है, साथ में ये भी कहा है कैप्टिव पावर के लिए कि वो दिसंबर से फरवरी तक जो है वो गैस फराहम करने के पाबंद नहीं है। तो ये सूरत हाल है, और तरजीह कहते हैं ये लोग के घरेलू सार्फिन हैं, और इस वक्त जो है गैस से सबसे ज्यादा कराची में, अगर कराची की सूरत हाल की बात करें तो घरेलू सार्फिन ही मुतासिर हैं। घरों के अंदर गैस नहीं होती, 12-12 घंटे जो है गैस बिल्कुल बंद कर दी जाती है, और आती भी है फिर कई इलाकों में बिल्कुल इंतहाई कम प्रेशर होता है, जिससे ना तो खाना बन पाता है, और वो आती भी है तो बराए नाम आती है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना साहब, आपने कराची की सूरत हाल से आगाह किया। आज वो इम्तियाज शेख साहब ने भी बात की है ना कि उन्होंने शिकवा किया वफाक से कि जनाब आपने ये बड़ी ज़्यादती की इस है। वक्त जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन गैस की हो रही है वो सिंध से हो रही है, और सिंध के जो लोग हैं, सिंध की जो लीडरशिप है, चाहे इम्तियाज शेख साहब हों या ताज हैदर हों, वो कहते हैं कि हम 70% गैस जो है वो सिंध पैदा कर रहे हैं। और 18वीं तरमीम में ये कहा दिया गया है, सूबों को ये इख्तियार दे दिया गया है कि जो सूबा जो वसाइल पैदा कर रहा है या जिसके वसाइल हैं, पहले वो ख़ुद अपने पे लगाएगा, फिर वो किसी और को देगा। अब देखें वो इतनी गैस पैदा कर रहे हैं, लेकिन वो अब राना साहब बता रहे थे कि कराची में घरों में लोगों की गैस नहीं, चलो इंडस्ट्री को तो आप छोड़ दें, अब घरों में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग। और कराची में जो लोगों का लाइफ स्टाइल है, जो रहने का स्टाइल है, वो हैं फ्लैट्स में ज़्यादा बने हैं। वहाँ पे लकड़ी और कोयले का आप किस तरह कर सकते हैं? मुमकिन ही नहीं है वहाँ। ठीक है, बिजली इतनी महंगी हो गई कि बिजली पे कैसे खाना बनाया जाए। तो ये हुकूमत को, मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ये करने वाले काम है कि इस तरफ तवज्जो दी जाए और देखा जाए कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हुई हैं, कहाँ कहाँ नाहली हुई हैं, कौन कौन उसका जिम्मेदार है, उसको सामने लाया जाए, उस पर कोई एक्शन किया जाए, ताकि आइंदा कोई ऐसा एक्शन ना करे। मुतबादिल हमारे पास LNG है, ठीक है, आप LNG के मुआहदे, ये गफलत जो हुई है जिसका मुशीर ख़जाना ने कहा है कि जनाब ये वज़ीर तवानाई से पूछना चाहिए कि जनाब आपने वक्त पे अगर मुआहदा हो जाता तो ये कीमत ना होती। तो मुतबादिल के तौर पर चलें सिलेंडर में सही, हमें सस्ती गैस अगर मुहैया हो रही होती तो फिर लोड शेडिंग को बेयर किया जा सकता था। चलें उसके वसाइल को ढूंढने में और फिर दोबारा वो करने में शायद वक्त लगता है, लेकिन उसका जो मुतबादिल है वो तो सस्ता हो ना, वो भी नहीं है। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये बुनियादी तौर पर पॉलिसी की नाकामी है, ये पॉलिसी नहीं बना सके, और ये माने या ना माने, लेकिन ये इनकी नाकामी है। और अब अपनी नाकामी को ख़ुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान समेत तमाम वज़रा जो हैं वो करप्शन के पीछे, वो एक सेमिनार क्या हो गया, उस सेमिनार से फ़र्क पड़ा है। ऐसे रोज़ सेमिनार होते हैं ना, इन सेमिनार से कोई आवाम के लिए आप सोचें, आपने 3 साल गुजार दिए हैं, चौथे साल में आप जा रहे हैं, चौथे साल के एंड पे तो इंतखाबी कैंपेन शुरू हो जाएगी, लोग कैंपेन चलाना शुरू कर देंगे। ऑडियो किसी वीडियो टेप से कुछ लेना देना नहीं है यार, आप लोगों के मसाइल ना तो अवाम को ऑडियो वीडियो से फ़र्क पड़ता है, ना अवाम को ये फ़र्क पड़ता है जी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग इदारे जो हैं वो डॉलर्स पे क्या बात कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस पे या मुआशी इशारे क्या हैं। लोग ये देखते हैं कि मेरे घर का चूल्हा जल रहा है, मेरे घर रोटी आ रही है, लोग ये देखते हैं वो क्या सोच सकता है। इस हमारे साथ लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे कामरान चौधरी। जी कामरान, बताइएगा इस्लामाबाद में गैस के बहरान के हवाले से क्या सूरत हाल है? जी देखें, मुल्क भर में जो बहरान है वो तो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, और अगर खिता पटुहार की बात की जाए तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी ये शॉर्टफॉल जो है वो अब 610 MMCFD तक जो है वो पहुंच चुका है। सिंध बलोचिस्तान में गैस शॉर्टफॉल जो है वो 351 MMCFD तक पहुंचने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और सुई सदरन गैस जो है उसकी जानब से आज से जो है वो सिंध में CNG सेक्टर्स के लिए गैस भी बंद कर दी गई है, और सुई नदरन जो है वो अनकरीब ये फैसला करने जा रही है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बासी जो है वो अभी से शदीद दुश्वारी का सामना कर रहे हैं। इस्लामाबाद के बेशतर जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे अगर बात की जाए गैस शॉर्टफॉल की, तो बाद इलाकों में लोड शेडिंग और बाद इलाकों में गैस प्रेशर की जो कमी है उसका सामना है। दोनों का सामना है, लोड शेडिंग भी है और गैस प्रेशर भी कम है। बिल्कुल, चूंकि वक्त अपने अख्ताम करीब पहुंच गया, हम दीगर भी लेते लोगों से बात करते, लेकिन आप जरा इस पे आखिरी कमेंट करिएगा क्या है। मैं आपको बताऊं कि ये जो सूरत हाल है
जब शौकत अजीज़ प्राइम मिनिस्टर थे, जनरल मुशर्रफ सदर थे, उस ज़माने में एक बहुत बड़ी तादाद में इस मुल्क में CNG लगाए गए। वो तो प्राइम मिनिस्टर उस पर नहीं बात करते, भाई किसने इजाज़त दी? घरेलू सार्फिन के लिए गैस है नहीं, आपने CNG स्टेशन बना दी हैं। बिल्कुल सही है। वो लोगों के अरबों रुपए लगे हुए हैं उस पर। तो वो बताया जाए कि ये सारी प्रोडक्शन नहीं हुई और आपने उसकी डिमांड बढ़ा दी, डिमांड खर्चा बढ़ा बढ़ा दी दिया। है। तो ये अब प्राइम बिल्कुल मिनिस्टर सही। इमरान खान को ये देखना चाहिए। मैं आपको अर्ज करूं, आटा चीनी का बहरान और गैस का बहरान इस हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात पैदा करेगा। इस हुकूमत के लिए मुश्किल, मेरे ख्याल में यही एक बड़ा अहम जुमला है कि हुकूमत के लिए शायद कोई और मुश्किल हो ना हो, अपोजिशन उसकी मुश्किल हो ना हो, लेकिन ये अवाम के साथ जो कुछ हो रहा है ये हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा कर सकता है। एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।